हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैंने आप लोगों के लिए इंटर फिजिक्स पार्ट 1 का पहला लेसन कंप्लीट करा दिया है और आप उसे देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और मैंने आप लोगों के लिए यानी कि लेसन 2 में गॉस की प्रमेय कंप्लीट करा दी है और मैं उसके दो अनुप्रयोग होते हैं। एक होता है जो अनंत विस्तार और अनंत लंबाई का कोई धारावाही चालकतार होता है जिसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना होता है। और एक अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट होती है जिसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना होता है। मैं आज आप लोगों के लिए ये अनंत लंबाई का कोई धारावाही चालक तार है जिसके कारण गॉस की प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये डेरिवेशन कराऊंगा। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, सबसे पहले क्या होता है, माना अनंत लंबाई का कोई धारावाही चालक तार वाई वाई डैश है जिसके एक सिरे पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है। ये आवेश होता है जिसके आवेश का रेखीय घनत्व लैम्बडा कूलाम प्रति मीटर है। आवेश का रेखीय घनत्व होता है, ये हमारा आवेश होता है, ये नॉर्मल आवेश नहीं है, इसको कहते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। माना अनंत लंबाई का कोई तार वाई वाई डैश है जिस पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है। आवेश का रेखीय घनत्व लैम्बडा, ये आवेश है रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व लैम्बडा कूलाम प्रति मीटर है। इस तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो क्या होता है, माना अनंत लंबाई का कोई तार वाई वाई डैश है जिसके एक सिरे पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है। आवेश का रेखीय घनत्व लैम्बडा, ये आवेश का रेखीय घनत्व है, आवेश का रेखीय घनत्व लैम्बडा कूलाम प्रति मीटर है। इस तार से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्या यहाँ क्या लिखेंगे थ्योरी में, ये थ्योरी हमें इतनी जो मैंने मुंह से बोल रहा हूँ ये यहाँ लिखनी है। इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो नई लाइन से, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर, ई वेक्टर होता है वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर और डी वेक्टर क्षेत्रफल का वेक्टर। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर ई वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर डी वेक्टर एक ही दिशा में है, अतः इनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। बिंदु P के अल्पांश से बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई पी बराबर ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, ई वेक्टर और डी वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी होती है यदि स्टूडेंट की डॉट हटाते हैं तो कॉस आता है और बीच का एंगल 0 है तो 0 लिख जाएगा। कॉस 0 का मान टेबल में 1 होता है तो हो जाएगा हमारा ई डी ए, कॉस 0 का मान 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ई डी ए हो जाएगा। डी फाइव पी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ई डी ए हो जाएगा। अब हम इसी प्रकार से वृत्तीय पृष्ठों पे देख लेते हैं। ये वृत्तीय पृष्ठ हमारा, ये वृत्तीय पृष्ठ है, एक साइड देख लेंगे, जितना मान यहाँ आता है वैसे ही यहाँ आता है। तो हम क्या करेंगे, बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर ई वेक्टर और क्षेत्रफल वेक्टर डी डैश वेक्टर कैसे हैं, परस्पर कैसे है, लंबवत है, अतः इनके बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पर ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी हमें। बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर ई वेक्टर और क्षेत्रफल का वेक्टर डी डैश वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, अतः इनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा। बिंदु M के इस अल्पांश से बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर लिखेंगे थ्योरी में, फिर हो जाएगा हमारा डी फाई एम बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए डैश वेक्टर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्षेत्रफल अलग लिया है डी ए डैश वेक्टर। फिर हम वेक्टर का चिन्ह हटाएंगे तो ई डी ए डैश कॉस 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये परस्पर लंबवत है तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनेगा। कॉस 90 का मान टेबल में 0 होता है, 0 से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो नीचे वाला वृत्तीय पृष्ठ भी 0 हो जाएगा इस कंडीशन में हमारा, तो इसको नहीं निकालेंगे, इसको ही निकाल देते हैं और बेलनाकार पृष्ठ को निकाल देते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर क्या होता है, संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, ऊपर से नीचे से और ये सब, तो संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई समाकलन डी फाई पी, समाकलन का मतलब है ये पूरे पृष्ठ की बात करेगा। समाकलन लगा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे डी फाई पी और वृत्तीय पृष्ठ पर देख लेंगे एक तरफ से डी फाई एम, यहाँ पे क्या आया हमारा डी फाई एम,
यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर डी फाई है तो क्या होगा, शून्य होगा। और डी फाई पी की वैल्यू कितनी है इक्वेशन 1 से, ई डी ए। ये समीकरण 1 से हुआ है हमारा, तो यहाँ डाल देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से डी डी हो गया। और डी फाई एम की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पर ई हम बाहर ले लेंगे तो रह जाएगा इंटीग्रेशन डी ए। अब ये क्या है, ये बेलन का वक्रपृष्ठ है, एल लंबाई का कोई हमारा बेलन है और इसकी त्रिज्या आर है, तो ये बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। फाई ई बराबर ई गुणा 2 पाई आर एल। इसको यहीं छोड़ते हैं, ये डेरिवेशन को अब यहीं छोड़ते हैं। अब गॉस की प्रमेय उठाते हैं, परंतु गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 3 रखेंगे, क्योंकि हमने आवेश क्यों नहीं लिया है, हमने आवेश का रेखीय घनत्व लिया है। आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व होता है, परंतु आवेश का रेखीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व नहीं, रेखीय घनत्व। परंतु आवेश का रेखीय घनत्व होता है लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकालो, लैम्डा एल बराबर क्यू। क्यू का मान समीकरण 3 में पुट कर दो, ये गॉस की प्रमेय में। यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई ई। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 जो समीकरण हमने इसको सॉल्व करके लाए थे, इसके इक्वेशन की इसके डायग्राम की सहायता से हमने इक्वेशन सॉल्व करी थी। वो इक्वेशन हमारी ये है, फाई ई बराबर ई गुणा 2 पाई आर एल, समीकरण 2। इसको और इस इक्वेशन को समीकरण 4 को हम इक्वल रखते हैं। समीकरण 2 व समीकरण 4 से हमारा क्या हो जाएगा, ई गुणा 2 पाई आर एल इक्वल लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल हमारा कट जाएगा, ई बराबर ये अपॉन में चला जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर, 2 से नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ ले लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन आर। समझ में आया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा 2 लैम्डा और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा और आर इधर आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम्ब। यही हमारा अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। थैंक यू।